नमस्कार देशवासियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी में पिछड़े और अल्पसंख्यक कैसे चारा बनते हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी जब मान्यवर कांशीराम जी थे तो ये बाबा साहब के मिशन के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज ये बाबा साहब का मिशन नहीं रहा। अब बहुजन समाज पार्टी मात्र एक दुकान है और इस दुकान में क्या होता है आप सब लोग जानते भी हैं, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। यहाँ टिकट बिकता है और लोग कैसे चारा बनते हैं, आज मैं इसी पर आपको इसलिए बताऊंगा कि बड़ा लंबा अवसर मेरी जवानी उसमें गई है। मैं उत्तर प्रदेश का पहला ओबीसी का व्यक्ति हूँ जो मान्यवर कांशीराम से 1981 में जुड़ा। पार्टी 84 में बनी, लेकिन 84 के बाद पार्टी जब बनी, लंबे अंतराल तक पहले एक मंडल था बनारस मंडल, अब बनारस मंडल की जगह अब 2 मंडल इसमें हो गया, एक विंध्याचल मंडल हो गया, एक बनारस मंडल हो गया, जिला 8 हो गए और एक जिला जो बलिया था वो आजमगढ़ को चला गया। तो लंबे दिनों तक मैं इसमें काम किया हूँ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि बसपा कभी बाबा साहब का मिशन के रूप में पैदा हुई थी मान्यवर कांशीराम जी के अगुवाई में। मान्यवर कांशीराम जी के दिवंगत होने के बाद बसपा ये बहुजन समाज की पार्टी नहीं रही, ये सर्वजन हो गई और हाथी गणेश हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। जो मान्यवर कांशीराम जी का सपना था वो चकनाचूर हो गया। बाबा साहब का मिशन तो आप वैसे भी समझ लीजिए कि जब हाथी गणेश हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, तो जो लोग बाबा साहब को जानते और समझते हैं, बाबा साहब के दिल और दिमाग में भी ये कभी नहीं था। बाबा साहब तो बुद्धवाद की तरफ ले गए और बुद्धवाद में इसका कोई स्थान नहीं होता है। दूसरी बात, मान्यवर कांशीराम जी का जो नारा था, जो बनाया गया था कि वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और हम उस समय, अब आप सोच लीजिए कि 1984 में पार्टी बनने के बाद लंबे अंतराल तक मैं साइकिल चलाता रहा और मान्यवर के साथ साइकिल यात्रा के साथ जुड़ा भी रहा और साइकिल के मेडगार्ड पर लिख कर के चलता था कि वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं अकेला ओबीसी का व्यक्ति था, पूर्वांचल भी नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा था जो मेडगार्ड के ऊपर लिख करके चलता था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब यह इस पार्टी में यह नारा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहुजन नहीं, अब यह सर्वजन बन गया। हाथी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया। तो मैं पूछता हूँ, जो लोग थोड़ा बहुत भी बाबा साहब को जानते हैं, कि बताओ अब मिशन कहाँ रहा। दूसरी बात, 2012 के बाद भाईचारा कमेटियां खत्म कर दी गई। मान्यवर कांशीराम जी के ज़माने में भाईचारा कमेटियां बनाई गई थीं समाज को जोड़ने के लिए, और अब ऐसा नहीं था। पंचर साटने वाला भी विधायक बना, बिरहा गाने वाला भी विधायक बना, मंच पर ढोलक बजाने वाला
और कान दबाकर गाने वाले को भी मान्यवर कांसीराम ने विधायक बनाया, कुछ को एमएलसी बनाया। अब वो दौर खत्म हो गया। अब यहाँ भाईचारा की कमेटी तो बनाई गई जा रही है, लेकिन कैसे इसमें पिछड़े और अल्पसंख्यक चारा बनते हैं उसको समझ लीजिए। 1998 में मान्यवर के बीमार हो जाने के बाद से अब इस पार्टी पर मान्यवर का कोई लगाम नहीं रहा, और अब ये दुकान बन गई। एक सत्ता ली भी गई कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, अब बसपा बढ़ता जाएगा। 7 से 12 तक का बहुमत का सरकार था बसपा का, लेकिन लोगों को यह अपेक्षा थी कि इसमें बाबा साहब का मिशन का कुछ काम किया जाएगा और फूले साहू और बाबा साहब को पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के पढ़ाया जाएगा। लेकिन 4 बार के शासनकाल में मंत्री तो मनुवादी ब्राह्मण होते थे, वो कैसे फूले साहू अम्बेडकर को पाठ्यक्रमों में पढ़ाएंगे? और जब तक फूले साहू अम्बेडकर किताबों में नहीं आएंगे तो बाबा साहब को कौन जानेगा, उनके मिशन को कौन जानेगा? अब इसके बाद उन मान्यवर के दिवंगत होने के बाद उनका नारा ख़त्म कर दिया गया। पार्टी बहुजन से सर्वजन बन गई, हाथी गणेश बन गई। तो आप जान लीजिए, आप खुद समझिए, तो मिशन तो ख़त्म हो गया, अब ये दुकान बन गई। अब भाईचारा कमेटियों का ऐलान हुआ है कि बनाया जाए, तो अब कैसे भाईचारा कमेटियाँ आदरणीय जी के नेतृत्व में बनती थीं और कैसे पिछड़े और अल्पसंख्यक चारा बनते थे, जरा वो कहानी जान लीजिए। हर कमेटी में एक दलित भाई होगा, भाईचारा कमेटी में, चाहे वो पिछड़े वर्ग का भाईचारा हो चाहे अल्पसंख्यक का भाईचारा हो। अब ये क्या होगा कि जो दलित भाई है वो पिछड़े वर्ग में जाएगा, घूमेगा, लोगों को बताएगा आइए सरकार बनानी है, बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। और इसमें टटोलते हैं, जो दलित भाई है टटोलते हैं कि पिछड़े वर्ग में पैसा वाला कौन है, तो जाते हैं वहाँ चारा फेंकते हैं। अरे आपके पास पैसा है, ये है वो है, आप तो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उसके मन में आएगा, अरे भाई वास्तव में हर आदमी चाहता एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए। तो कहा हाँ भाई हम तैयार हैं। अच्छा भाई तैयार हो तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने तो अब चुनाव बड़ा महंगा कर दिया है, आप चुनाव में कितना पैसा खर्च कर लोगे? एक विधानसभा का चुनाव 1 करोड़ में होता है, बोलो आप ये खर्च कर पाओगे? नहीं भाई हम इतना नहीं खर्च कर पाएंगे। अच्छा बोलो कितना खर्च कर पाओगे? अरे हम बहुत करेंगे, बहुत ले दे करके इधर से 50 लाख खर्च कर देंगे। कहेंगे चलिए ठीक है, हम आपके नाम में टिकट करवा देते हैं, चलिए बहन जी से मिलाते हैं, 50 लाख आप उनको दे दीजिए, 50 लाख मत दीजिए, 5% तो दे देंगे। आप भाई अपने लिए 50 लाख खर्च करेंगे तो पार्टी को चलाने के लिए 5 लाख तो दे ही देंगे आप। हम आपसे 10% मांग रहे हैं। तो जो तैयार हो जाएगा तो जाएंगे और 5 लाख उनको दे करके और 3 महीना पहले लिखवा दिया, यहाँ जाओ अब क्षेत्र को तैयार करो। और जब क्षेत्र तैयार हो जाएगा और चुनाव का कयामत का दिन आएगा तो आप जानते हैं तैयार फसल की दाम लगाने वाले, बोली लगाने वाले आ जाते हैं, वो बेचारा किनारे हो जाएगा जो 3-4 महीना उस संगठन पर काम किया, उस विधानसभा पर। अब 1 करोड़पति आ जाएगा। अब वो टिकट जो 50 लाख के सौदे पर गया था, अब 5 लाख दिया था, तो कहे भाई देखो अब तो 1 करोड़ रुपया वाला आ गया। तो
इसको पीछे किया जाएगा, 1 करोड़ वाले को सामने कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरे पिछड़े वर्ग समाज से जो पैसे वाले हैं छांटे जाते हैं। छांटना कौन है? दलित भाई छांटता है। यही काम वो अल्पसंख्यक में जाके छांटता है। अरे आइए, हमारे पास देखिए दलित भाइयों का वोट है, आपका मुसलमान का वोट है, थोड़ा और जुटा लीजिएगा, आप जीत जाइएगा। उसको भी आप मुंह में पानी आ जाता है कि हाँ भाई बात तो सही है। तो ऐसे इसमें चारा लोग बनते हैं और चारा बन कर के जाते हैं और ठगाते हैं। लिख लो कान खोल करके, अब इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपनी फुल फ्लैश सरकार नहीं बना सकती। इतना दुर्गंध पैदा हो गया है कि अब नहीं बना सकती। 4 बार के शासन काल में एक भी दलित, एक भी पिछड़े वर्ग की महिला को इन्होंने विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं भेजा। वो जनता नहीं चुनती है, विधायक चुनते हैं। 3-3, 4-4 एमएलसी और राज्यसभा भेजे जा सकते थे, लेकिन महिला नहीं। कोई आदरणीय से आगे कैसे निकल जाएगा? बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको मान्यवर कांशीराम जी ने तैयार किया था, चाहे वो मध्य प्रदेश की रही हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ की रही हों, उस सबको किनारे कर दिया गया। मुझे भी इस पार्टी से किनारे होना पड़ा, लेकिन मैं एक एक कहानी जानता हूँ। इसलिए बसपा एक दुकान बन गई है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हो गई है, वो बहुजन समाज की भी नहीं होगी। आपसे मैं पूछता हूँ, जो भी इस देश के अंदर बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं या लोकतंत्र में जिसका विश्वास है, बाकी पार्टियां क्या करती हैं उसकी बात छोड़िए। जहां लोकतंत्र और जनतंत्र की बात है, तो आप बताइए कि जनतंत्र में कहां उत्तराधिकारी होता है? ये तो राजतंत्र में होता है। तमाम सीनियर्स कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो इसको विदेश से जो पढ़ के आएगा वो बहुत बड़ा लर्नेड हो जाएगा, वो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत जानने वाला हो जाएगा। अगर आदरणीय बहन मायावती जी नहीं होती तो इस देश के अंदर आकाश आनंद को कोई जान पाता? नहीं जान पाता। तो उत्तराधिकारी बन गया। तो ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान तो लोकतंत्रवादी है, जनतांत्रिक संविधान है। वहाँ राजतंत्र की कौन सी व्यवस्था है? वहाँ उत्तराधिकार की कौन सी व्यवस्था है? आप लोग पहचानो भाई, पढ़े लिखे लोग समझो। मैं लिखकर अपने कलम से दे रहा हूँ और 78 साल का जवान बोल रहा हूँ कि अब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अब तनहा सरकार नहीं बना सकती। जो सरकार बनाने की बात करती है वो समाज को धोखा देने की बात करती है। और इसके साथ मात्र अगर कोई जुड़ा है तो पश्चिम में थोड़ा जाटो भाई और पूर्वांचल में थोड़ा बहुत हमारे चमार बंधु हैं। बाकी इसमें के भी पढ़े लिखे लोग समझने लग गए हैं, बहुत अच्छी तरह से अब समझने लग गए हैं। और इतने ही लर्नर बना करके विदेश से पढ़ा करके आकाश आनंद को ले आई हैं, अम्बेडकरवाद को बहुत जानकार हैं। तो इस देश के अंदर एक विद्वान प्रोफेसर रतन लाल, वो चिल्ला कर कह रहा है, आओ हमसे बहस कर लो, कितना अम्बेडकरवाद को जानते हो, आओ हम पन्ना खोल खोल करके तुम्हें बताएंगे, चैप्टर वाइज बताएंगे, आओ कितना हो, आओ डिबेट कर लो। वो तो चैलेंज दे रहा है भाई, और हम लोग भी उसको बात को सुन रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग कैडरों के माध्यम से तमाम जानते थे, लेकिन आज जो प्रोफेसर रतन लाल चैप्टर वाइज, पन्ना वाइज, तारीख वाइज जो हमको बता रहे हैं, वो तो हमको आज भी उनसे लगा कि इस देश में अभी भी बाबा साहब को पढ़ाने वाला एक व्यक्ति सामने तो आया कम से कम। और जहां बाबा साहब का पूरा संविधान लोकतंत्र को जमीन में गाड़ा जा रहा है, ऐसे बसपा पर विश्वास करने लायक नहीं।
अब नहीं है, ना आदरणीय पर है। सर्वाधिक मंत्री 7 से 12 में मनुवादी बनाए गए थे। फूले साहू बाबा साहब पढ़ाए जाएंगे। आज भी पढ़े लिखे लड़कों से जा कर के पूछिए तो न फूले जानते हैं, न साहू जानते हैं, न बाबा साहब नहीं जानते हैं। उनके जीवन शैली के बारे में नहीं जानते, जीवन इतिहास के बारे में नहीं जानते। बाबा साहब ने हमेशा इस बात को कहा, अगर हमें कभी खोजने के लिए तुम चलना तो हमारी किताबों में हम जा कर के देख लेना। वही किताब प्रोफेसर रतन लाल दिखा रहे हैं। फिर भी अगर आंख पर पट्टी पड़ी है पढ़े लिखे लोगों की, और अगर नकली लोग अम्बेडकरवादियों के पास जा करके इस देश के संविधान को धक्का देना चाहते हैं, धोखे में रखना चाहते हैं। तमाम तरह के परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किए। जब कभी भी इस तरह के परिवर्तन की चीज़ें आई, खुलकर कभी भी आदरणीय बहन मायावती जी नहीं बोला है, डर के मारे नहीं बोला है। हम तो यही मानते हैं कि कहीं जेल न चला जाना पड़े। जो जेल से जाने से डरेगा, जो लोकतंत्र में बाबा साहब की असली बात नहीं रख पाएगा, अब हम उसको कैसे मान लें कि बाबा साहब का मिशन चलाएगा। धोखे में मत पड़ो भाइयों। और पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक भाइयों से मेरा एक ही बात का कहना है कि धोखे में मत पड़ो, चारा मत बनो। भाईचारा बनना बहुत अच्छी बात है, भाईचारा बनना चाहिए। भाईचारा हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि बना लो। जिन लोगों ने तोड़ा है हमको, उसकी तरफ नजर रखो। लेकिन आदरणीय ने जिन्होंने हमको तोड़ा, उसी का सहारा लेकर के वो सरकार चलाई। इनसे आप अपेक्षा करते हो कि ये बाबा साहब का मिशन लागू करेंगी? अरे हर सहारे के पीछे एक छिपा हुआ इशारा होता है। उसी इशारे के तहत आज आदरणीय बहन मायावती जी काम कर रही हैं। बहुजन समाज के लोगों, खास तौर से दलित भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पढ़ो, समझो, बाबा साहब को फिर से पढ़ो। उनकी किताबों में पढ़ो, वहीं मिलेंगे। पत्थर की मूर्तियों में नहीं मिलेंगे, जिले के नामों में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो वो किताबों में मिलेंगे, जिसको दिन रात जग जग करके उन्होंने किताबें लिखी। किसके लिए लिखा है? इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखा है। किसके लिए अपनी जीवन कुर्बान की? इनके लिए। हम मान्यवर साहब को अपना मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनके नेतृत्व में काम किया हूँ। मैं तो आदरणीय के नेतृत्व में भी काम किया हूँ और पाया हूँ। जो गलती पाया हूँ तो चल दिया हूँ। छोड़ दो पार्टी, छोड़ दिया पार्टी। और मैं छोड़ने के बाद से खास तौर से अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को समझा रहे हैं, भैया हमारी तो जीवन गई, जवानी गई, अपना जीवन मत बर्बाद करो, यहाँ चारा बनने के लिए मत जाओ। बहुजन समाज पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, बाबा साहब नहीं हैं। यहाँ पूरी तरह से मनुवादी फिलॉसफी से गवर्न होती हैं आदरणीय, और उनके इशारे पर काम हो रहा है। अभी जौनपुर में एक टिकट दिया था उन्होंने, ऊपर का इशारा हुआ, टिकट बदल गया। तो आप पहचानो भाई, समझो, भावनात्मक तरीके से चल करके मत चलो। हम तोड़े गए लोगों को, जिन्होंने तोड़ा है, उन पर नजर डालो, उस पर ध्यान लगाओ। पिछड़े वर्ग के भाइयों, अपने अकल में जो पर्दा पड़ा है उसको खोलो। हम क्या सैकड़ों साल पहले कबीर भी कह गए, ये हम नहीं कह रहे हैं, कबीर दास ने कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, तापर मुल्ला भाग दे, क्या खुदा माने बहरा हो गया है? हम नहीं कह रहे हैं, कबीर ने कहा। और आप सोचो,
ये पत्थर की सब जो चीज़ें बनकर जो आपको सामने दिखाई जा रही हैं, ये भी एक दुकान है। आप उसमें धन चढ़ा सकते हो, रुपया दे सकते हो, माल पानी दे सकते हो, लेकिन उसको उठा नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। सोचो कौन उठाता है, उससे किसका घर चलता है? वो हमारे लिए शोषण का जगह है और किसी के लिए वही रोजगार है। तो जिसका वो रोजगार है वो तो कहेगा अच्छा है, लेकिन जो इसमें लुटा रहा है वो भी कहे। तो भाई आप समझो, अपने अकल को खोलो, क्योंकि आप एक जानवर में और एक इंसान में अंतर होता है। जानवर वो सहज बुद्धि का प्राणी होता है, उसका पैदा बच्चा आज का अगर पानी में फेंक दो तो तैर करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन इंसान का बच्चा आज पैदा हुआ फेंक दो तो मर जाएगा। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो करके जब अपने विवेक बुद्धि का को लगाता है तो पानी में हाथ और पैर को मार करके वो बाहर हो जाता है। तो इंसान विवेक बुद्धि का प्राणी है। तो विवेक बुद्धि के प्राणी से मेरी अपील है कि आप यहाँ से सोचो, चारा मत बनो। भाईचारा बनाओ, लेकिन चारा मत बनो। और जो लोग चारा बना करके अपनी दुकान चला रहे हैं, सावधान हो जाओ। इन्हीं चंद बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।